थी 22 अगस्त 2003। दुनिया की सबसे मशहूर एयरलाइन स्काईलाइन एयर फ्लाइट 209 अपने 85 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ सिडनी से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई थी। ये डबल डेकर लग्जरी विमान द स्काई क्वीन के नाम से जाना जाता था। आसमान की शान, तकनीक का चमत्कार। यात्रा बिल्कुल सामान्य थी। कोई अपने हेडफोन में संगीत सुन रहा था, कोई खिड़की से नीचे फैले बादलों को निहार रहा था, तो कोई अपनी आने वाली छुट्टियों के सपने बुन रहा था। लेकिन ठीक रात 11:42 पर सब कुछ बदल गया। अचानक जहाज में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने चीखना शुरू किया। कॉकपिट से आवाजें आ रही थीं। इंजन 3 खराबी। पायलट कैप्टन एलन ब्रूक्स ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, पर तभी मौसम ने करवट ली। सामने प्रशांत महासागर के बीच एक भीषण तूफान बन चुका था, टाइफून हेस्टर। हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज रही थीं। प्लेन का कंट्रोल सिस्टम फेल होने लगा और कुछ ही मिनटों में उसका रडार से संपर्क टूट गया। धरती पर एटीसी की स्क्रीन पर आखिरी बार सिर्फ एक ब्लिंक करती डॉट दिखी और फिर सब कुछ गायब हो गया। स्काईलाइन फ्लाइट 209, जिसमें कुल 85 लोग सवार थे, रडार से अचानक गायब हो गई थी। लेकिन उस पल हजारों फीट ऊपर आसमान में वे सब अब भी जिंदा थे, डर, दुआ और उम्मीद के बीच झूलते हुए। कैप्टन एलन ब्रूक्स के हाथ कांप रहे थे। सर, हम ऊंचाई खो रहे हैं। सह पायलट मार्था रेनॉल्ड्स कॉन्स की आवाज में कंपी थी। कॉकपिट की लाइट्स बार बार झपक रही थीं। फिर अचानक एक जोरदार धमाका। तीसरा इंजन फट गया और जहाज आग की लपटों में घिर गया। केबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपनी सीटों से उठकर बाहर झांक रहे थे। कैप्टन ने आखिरी बार कंट्रोल संभालने की कोशिश की। मेडे, मेडे, दिस इज स्काईलाइन 209। लेकिन संदेश अधूरा रह गया। रेडियो साइलेंट हो गया। फ्लाइट तेजी से नीचे गिरने लगी। बिजली से जगमगाता काला आसमान और नीचे फैला बेकाबू प्रशांत महासागर। बीच में थी बस वो टूटती हुई स्काई क्वीन। कुछ मिनटों बाद समुद्र ने एक भयानक गर्जना के साथ सब कुछ निगल लिया। लेकिन नियति अभी खत्म नहीं हुई थी। करीब 40 लोग मलबे के सहारे तैरते हुए बच गए। ठंडी हवाओं और लहरों के बीच किसी ने दूर इशारा किया। वो देखो, कुछ दिख रहा है वहाँ। धुंध में लिपटा एक छोटा सा टापू नजर आ रहा था। कैप्टन एलन ब्रूक्स ने टूटी आवाज में कहा, वो टापू हमने देखा था, वहीं तक पहुंचना होगा, वरना ये समंदर हमें खा जाएगा। किसी ने हाँ नहीं कही, लेकिन सबकी आंखों में वही फैसला था। टूटे फटे मलबे को साथ बांधकर उन्होंने एक छोटा सा बेड़ा बनाया। ठंडे पानी और ऊंची लहरों के बीच वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कई बार लगा सब खत्म हो जाएगा, मगर हर बार किसी की बस थोड़ा और कहने की आवाज हिम्मत दे जाती। करीब 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद पहले कुछ लोग रेत पर गिरे, आधे बेहोश, आधे जिंदा। पीछे से बाकी लोग भी धीरे धीरे पहुंचने लगे। जब आखिरी शख्स किनारे आया तो सबने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। कोई कुछ नहीं बोला, बस लहरों की आवाज थी और बीच बीच में किसी की सिसकी। वो टापू अब उनका घर नहीं, इम्तिहान बनने वाला था, जहां असली जंग अब शुरू होनी थी, जिंदा रहने की जंग। सूरज ढल रहा था। हवा में नमक और गीली मिट्टी की गंध थी। समंदर की गर्जना के बीच वो 40 जिंदा बचे लोग अब उस अनजान टापू पर थे, थके हुए, घायल और पूरी तरह टूटे हुए। कैप्टन एलन ब्रूक्स ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों ओर बस जंगल था, कुछ ऊंचे पेड़ और बीच बीच में चट्टानों पर जमी खाई। कोई इंसानी निशान नहीं, न कोई घर, न आवाज, बस अंतहीन सन्नाटा। हमें रात यहीं काटनी होगी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। नर्स एना कार्टर ने घायलों को संभाला। कुछ ने मलबे से निकले बैग्स में सूखी चीजें ढूंढी। एक यात्री रयान ह्यूजेस टूटे नारियल के खोल में बारिश का पानी भरने लगा। भूख से पेट चिपक चुका था, लेकिन किसी को खाने का होश नहीं था, बस जिंदा रहने का डर था। रात गहराने लगी। जंगल से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो या पत्तों के बीच कुछ खिसक रहा हो। कुछ नींद में कांपते हुए सो गए, कुछ लोग जागते रहे। उसी बीच किसी ने कांपती हुई आवाज में धीरे से कहा, क्या कोई हमें ढूंढ रहा होगा? कैप्टन ने आसमान की ओर देखा। बादल छाए थे और ऊपर कोई जहाज नहीं था। वो पहली रात थी जब उन्हें एहसास हुआ यहाँ से लौटना अब शायद नामुमकिन है। धीरे धीरे समय बीता और अब कई महीने बीत चुके थे और लोग टापू पर रहना सीख चुके थे। पहले जो कठिनाइयां थीं अब वे रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थीं। 40 में से अब केवल 33 लोग बचे थे। कुछ चोट और बीमारी के कारण मर गए थे। अब हर दिन का एक नियम बन चुका था। सुबह जंगल में खाना ढूंढना, दिन में पानी और खाने का इंतजाम करना और शाम को सुरक्षित जगह पर लौटना। लोगों ने छोटे छोटे समूह बना लिए थे जो अलग अलग काम करते थे। कुछ मछली पकड़ते, कुछ जंगली फल और जड़ें इकट्ठा करते और कुछ झोपड़े बनाते। कैप्टन एलन ब्रूक्स रोज सुबह समूह के साथ नए स्थानों की खोज में निकलते थे ताकि खाने और पानी के स्रोत ढूंढे जा सकें। हर खोज में उनकी उम्मीद बढ़ती पर थकान भी साथ आती। अब ये टापू उनका घर बन चुका था और सब जानते थे कि उनका जीवन यहाँ पूरी तरह बदल चुका है। एक सुबह सभी लोग बाकी दिनों की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन तभी मौसम अचानक से बदल गया। सुबह से आसमान गाढ़ा हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। शाम तक भारी बारिश और तूफान आ गया। लहरें जोर से टापू पर टकराईं और कई झोपड़ियां टूट गईं और कुछ लोगों का सामान भी बह गया। सुबह बारिश के बाद सब बाहर निकले। झोपड़ी टूट चुकी थी और जगह की हालत खस्ता थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। पुराने ठिकानों को छोड़कर
उन्होंने मिलकर नया सुरक्षित ठिकाना चुनने का फैसला किया। कैप्टन एलन और कुछ अन्य लोग ऊंची जमीन पर पहुंचे जहां पानी का खतरा कम था। वहां उन्होंने लकड़ियां, पत्ते और जंगल से मिली सामग्री से मजबूत झोपड़ियां बनाई। बाकी लोग खाना और पानी इकट्ठा करने में जुट गए। इस कठिन मौसम ने सभी को एक साथ जोड़ दिया। थकान के बावजूद हर कोई एक दूसरे की मदद करता रहा। शाम तक नया ठिकाना तैयार हो गया। सूरज ढलते ही बारिश की बूंदें खत्म हो गईं। लोग अपने नए ठिकाने में बैठकर चुपचाप समुद्र की ओर देख रहे थे। हवा में एक नई उम्मीद थी कि वे इस टापू पर नए जीवन को सुरक्षित बना पाएंगे। और अब देखते देखते टापू पर 2 साल गुजर चुके थे। समय के साथ लोग इस नए जीवन में ढल चुके थे। उन्होंने खेती करना सीख लिया था, पानी का प्रबंध बेहतर किया था और एक छोटी सी व्यवस्था बन गई थी। लेकिन ये 2 साल आसान नहीं थे। पहले साल बीमारी फैल गई थी। कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनका इलाज मुश्किल था। कई लोगों की मौत हो गई। इसने सभी के दिल में चिंता और डर पैदा कर दिया। हर कोई जानने लगा कि जीवन यहाँ कितना नाजुक है। इन दुखों के बीच 2 साल में कुछ नए जीवन भी टापू पर आए। कुछ बच्चों का जन्म हुआ। ये नन्हे चेहरे एक नई उम्मीद लाए। बच्चों की हंसी ने पुरानी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ दिया। लेकिन बीमारी और मरने वालों की याद अभी भी सबके मन में थी। लोग जानते थे कि जीवन यहाँ सरल नहीं है और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। शाम होते ही लोग एक जगह इकट्ठा होते और भविष्य की बातें करते। कैसे वे टापू पर लंबे समय तक जीवित रहेंगे और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जीवन बनाएंगे। अब टापू पर लोग धीरे धीरे नए जीवन में ढल रहे थे। अब वहाँ बच्चे भी पैदा हो चुके थे और रोज सुबह नई उम्मीद के साथ शुरू होती थी। उस टापू पर एक लड़की थी जिसका नाम था एमी, जो पेशे से एक शिक्षक थी। वो अब छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन एमी अपने पढ़ाने के समय बच्चों को बाहर खुले मैदान में पढ़ा रही थी। तभी मौसम बदलने लगा। तेज हवा चली और आसमान में बादल छा गए। इसी बीच दूर से जोर जोर की आवाज आई। सब मुड़े और देखा कि एक जंगली सूअर तेजी से एक आदमी की ओर दौड़ रहा है। वह आदमी दौड़ते हुए चिल्ला रहा था और गांव के बाकी लोग भागकर मदद के लिए आए। एमी ने बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर छुपा दिया। लोग मिलकर सूअर को भगाने की कोशिश करने लगे। आखिरकार वे सफल हुए, लेकिन यह घटना टापू पर सुरक्षा का एक गंभीर संकेत बन गई। अब लोग मिलकर टापू पर सूअर से बचाव का इंतजाम करने लगे। वे छोटी छोटी बाड़ियां और सुरक्षा के उपाय बनाने लगे ताकि भविष्य में ऐसा खतरा फिर से न हो। इस घटना के बाद टापू पर सभी में एक नया एहसास पैदा हुआ। यहाँ केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि सुरक्षित रहना भी सबसे बड़ा लक्ष्य है। 5 साल बीत चुके थे। टापू पर अब केवल 29 लोग बचे थे। पहले कुल 33 लोग थे, लेकिन समय के साथ बीमारियों, हादसों और मुश्किल हालात की वजह से 10 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इन वर्षों में यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए थे जिनकी हंसी अब टापू पर नई उम्मीद लाती थी। एक दिन सुबह अचानक दूर समुद्र पर एक हवाई जहाज दिखाई दिया। लोगों ने एक साथ देखा और खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने बड़ी जल्दी आग जलाई, हाथ हिलाए और जोर जोर से चिल्लाए ताकि जहाज उन्हें देख सके। यह पल जैसे उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया था। लेकिन जहाज धीरे धीरे उनके सामने से गुजर गया और बिना रुके चला गया। जहाज के चले जाने के बाद लोगों के दिलों में उम्मीद का दीपक धीरे धीरे बुझ गया। अब उन्होंने समझ लिया था कि यहाँ से निकल पाना आसान नहीं है। धीरे धीरे वे हवाई जहाज या किसी मदद के इंतजार की सोच छोड़ने लगे। अब उनका ध्यान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर केंद्रित हो गया। लोग सुबह जल्दी उठते, अपने छोटे छोटे कामों में लग जाते। कुछ लोग खेतों में काम करते, कुछ जंगली सूअर से सुरक्षा का इंतजाम करते और कुछ अपने बच्चों को पढ़ाते। रोजमर्रा की जिंदगी का यह सिलसिला उनके लिए एक नई आदत बन गया। पहले जहाँ हर दिन संघर्ष था, अब वहाँ दिनचर्या में संतोष झलकने लगा। लोग मिलकर खाना तैयार करते, लकड़ी काटते और अपने झोपड़ियों की मरम्मत करते। धीरे धीरे यह जगह उनके लिए घर बन गई थी। एक ऐसा घर जहाँ कोई नहीं भागने वाला था। देखते देखते 7 साल बीत चुके थे। समय ने सब कुछ बदल दिया था। चेहरे, आदतें और उम्मीदें। टापू अब उनका घर बन चुका था। वे जीना सीख चुके थे, लेकिन भीतर कहीं न कहीं घर लौटने की इच्छा अब भी जिंदा थी। एक सुबह जब कुछ लोग मछली पकड़ने गए थे, तभी क्षितिज पर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह चीज नजदीक आई, सबकी आंखें फैल गईं। वो एक पानी का जहाज था। इस बार किसी ने वक्त बर्बाद नहीं किया। लोग दौड़ पड़े, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और पहले से भी तेजी से बड़ी आग जलाई। धुआं आसमान में उठने लगा। सब एक साथ चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे और पूरी ताकत से संकेत देने लगे। कुछ पल के लिए जहाज सीधा आगे बढ़ता रहा, जैसे पिछली बार की तरह इस बार भी उम्मीद टूटने वाली हो। लेकिन अचानक जहाज की दिशा बदली। किसी ने उन्हें देख लिया था। टापू पर खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। 7 साल की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो गई थी। जब रेस्क्यू टीम किनारे पहुंची, वे हैरान रह गए। इतने सालों बाद भी ये लोग जीवित थे। 29 में से अब 26
20 लोग बच गए थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सबको सुरक्षित जहाज पर ले जाया गया। समुद्र के पार लौटते समय किसी ने पीछे मुड़कर उस टापू की ओर देखा, जहां उन्होंने जीवन और उम्मीद दोनों को नया अर्थ दिया था। जब जहाज 7 साल बाद उन बचे हुए 26 लोगों को लेकर सभ्यता की ओर लौटा, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जिन्हें सालों पहले लापता मान लिया गया था, वे अब जिंदा थे। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मीडिया, परिवार और सरकार सब दंग थे। जब वे शहर पहुंचे तो उनकी आंखें चमकती रोशनी, ऊंची इमारतें और शोर देखकर थम गईं। इतने सालों तक समुद्र, पेड़ों और बारिश की आवाजें सुनने के बाद यह सब उन्हें अजनबी लग रहा था। कुछ लोग अपने परिवार से मिलते ही रो पड़े, तो कुछ बस चुप रह गए, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये जिंदगी उनकी है या कोई सपना। बच्चे जो टापू पर पैदा हुए थे, पहली बार कार, सड़क और भीड़ देख रहे थे। उनके लिए यह नई दुनिया किसी जादू से कम नहीं थी। सरकार ने उन्हें सर्वाइवर्स ऑफ ओशन स्काई का नाम दिया। एक किताब लिखी गई जिसमें उनके संघर्ष, डर और उम्मीद की पूरी कहानी दर्ज की गई। कप्तान एलन ब्रूक्स ने उस किताब की आखिरी पंक्ति में लिखा, हमने 7 साल उस टापू